Hello, my dear students. Today we are going to solve worksheet 2 of chapter number 6. Before starting this chapter, this worksheet, two important things you must kept in your mind. फर्स्ट तो क्या है, आपको फर्स्ट वर्कशीट में हमने समझाया था कि मोनोमियल टर्म्स क्या होती हैं. हमने मोनोमियल टर्म्स की प्रोडक्ट की थी. मोनोमियल टर्म्स क्या होती है? मोनोमियल मतलब जो अपने मन की सुनता हो, मतलब जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म हो. In this worksheet, we are going to do the product of a binomial and a monomial. तो इस वर्कशीट में हमें बाइनोमियल को भी समझना होगा. सो व्हाट इज़ बाइनोमियल? मैंने ऐसे लर्न कराया था. बाइनोमियल मतलब बोथ, मतलब जिसके अंदर दो टर्म्स होती हैं उसे हम बाइनोमियल बोलते हैं. ओके. एक और बात जिसे आपको अपने माइंड में रखना है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ये आपने 6th क्लास में भी की थी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मुझे इस तरह की कोई प्रोडक्ट करनी है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? दिस इज़ द टीचर, दिस इज़ द फर्स्ट स्टूडेंट एंड दिस इज़ द सेकंड स्टूडेंट. इसको आप कैप्स में या स्मॉल में भी लिख सकते हैं ताकि समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाए कि बच्चों को हमने स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट किया है और टीचर को हमने कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट किया है. तो यहाँ पे क्या होगा? इसकी प्रोडक्ट क्या होगी? फर्स्टली मैम गोज़ टू द फर्स्ट स्टूडेंट. मैम कौन है? ए. और फर्स्ट स्टूडेंट कौन है? बी. सो फर्स्टली मैम गोज़ टू द फर्स्ट स्टूडेंट. बीच में रास्ते में जो भी बेंच यानी प्लस या माइनस का साइन है वो एज इट इज़ रहेगा. देन मैम गोज़ टू द सेकेंड स्टूडेंट यानी ए इंटू सी. दैट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. इसी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ हम इस चैप्टर की इस वर्कशीट के अंदर करने वाले हैं. तो ये वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आपको इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अच्छे से समझना होगा कि फर्स्टली सबसे पहले हम जो बाहर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसकी हमने अंदर वाले फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लिकेशन करवानी है. उसके बाद जो बीच में प्लस या नेगेटिव जो भी साइन है एडिशन या सब्ट्रैक्शन का वो एज इट इज़ रहेगा. उसके बाद जो फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन थी उसकी थर्ड वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से थर्ड हो गया ना, तो इसकी थर्ड के साथ हमने मल्टीप्लिकेशन करानी है. तो जो रिजल्ट आएगा दैट इज़ आवर प्रोडक्ट. ओके. सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट सम क्या कहते हैं? फाइंड द प्रोडक्ट. इसमें कुछ नहीं स्पेसिफाई किया हुआ कि मोनोमियल को करनी है बाइनोमियल को करनी है. सिंपली इसने बोला है कि यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभी हमने क्या सीखा था? फर्स्टली मैम गोज़ टू द फर्स्ट स्टूडेंट. चाहे मैं 4x को आगे ले आऊँ तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे मैं इसे पीछे भी रहने दूँ तब भी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता. सो दैट इज़ 4x x² प्लस 3xy. क्योंकि मैंने आपको इस तरीके से समझाया है इसलिए मैं इस तरह से कर रही हूँ, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो फर्स्टली मैम गोज़ टू द फर्स्ट स्टूडेंट यानी हम मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे 4x और फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट इज़ x². प्लस का साइन एज इट इज़. देन मैम गोज़ टू द सेकेंड स्टूडेंट यानी मैम मल्टीप्लाई बाय 3xy यानी थर्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा. ठीक है. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको याद होगा. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स विच आर कनेक्टेड बाय द मीन्स ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस. ठीक है. ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो होते हैं जिसके अंदर कांस्टेंट भी होते हैं, कांस्टेंट जैसे 3, वेरिएबल भी होते हैं जैसे x और y जिसकी वैल्यू वेरी करती है. तो और ये कनेक्टेड कैसे होते हैं? जुड़े होते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन. वो क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के बीच में है. डिवीज़न वो अगले पार्ट में आ जाएगी. ओके. तो ये हमने फर्स्ट वर्कशीट में भी किया था कि इसकी प्रोडक्ट कैसे करते हैं. अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं. पहले हमने आपको एक एक करके दिखाया था. कांस्टेंट के साथ यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं है. हम मान लें कि 1 है, कुछ भी नहीं लिखा होता मतलब 1 होता है. तो 4 टाइम्स 1 इज़ 4. वेरिएबल सेम तो पार्ट्स क्या हो जाती हैं? ऐड. यहाँ पे मैं मान लेती हूँ 1 है क्योंकि x को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया हुआ है. 1 + 2. ओके. अब हम दोबारा से ऐसे ही करेंगे. पहले हम कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे. 4 टाइम्स 3 इज़ 12. अब जो सेम वेरिएबल हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे x है और यहाँ पे x है तो x की पावर 1, x की पावर 1. 1 + 1. थोड़ी क्लैरिफिकेशन के लिए एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. यहाँ पे y की कोई भी टर्म नहीं है बट यहाँ पे y की टर्म है, उसकी पावर हम 1 मान लेते हैं. वैसे तो हमने डायरेक्ट लिखना है, नीड भी नहीं है बट लिख लेते हैं. ओके. तो फिर दोबारा से 4x raised to the power 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3. सो x raised to the power 3
12, 1 + 1 is 2, so x square, y की पावर कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, so that is our answer. Okay, let's move on to the next part. इसमें भी हमने सेम चीज़ को रिपीट करना है, that is r. Okay, तो हम क्या करेंगे? Firstly, ma'am goes to the first student. So ma'am is 9PQR मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट स्टूडेंट. फर्स्ट स्टूडेंट कौन है? 2P²Q. ओके, बीच में जो साइन है वो एज इट इज़ आएगा. फिर उसके बाद देन मैम गोज़ टू द, फर्स्टली मैम गोज़ टू द फर्स्ट स्टूडेंट, देन मैम गोज़ टू द सेकेंड स्टूडेंट. मैम कौन है? 9PQR. और सेकेंड स्टूडेंट कौन है? 3Q²R. मैंने इस वाले सम में ब्रैकेट्स को यूज़ किया था, इस वाले सम में मैं मल्टीप्लिकेशन को यूज़ कर रही हूँ. इट डिपेंड्स ऑन योर विश कि आपको ब्रैकेट्स लगानी है, ब्रेसेस लगानी है या फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करना है. लेकिन आप पूरे के पूरे पार्ट में एक ही चीज़ को फॉलो करेंगे, या तो आप ब्रैकेट्स लगाएंगे या आप मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे. ओके, सो फर्स्टली वी विल डू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्स्टेंट टर्म. 9 × 2 इज़, लिख के भी दिखा देते हैं. यहाँ पे वेरिएबल सेम, तो पावर ऐड. यहाँ पे p की पावर कितनी है? नहीं लिखी होती तो मतलब 1, तो 1 + 2. q की पावर कितनी है? नहीं लिखी होती तो 1, यहाँ पे नहीं लिखी होती तो 1, सो दैट इज़ q. एक बार 1, दूसरी बार 1, सो दैट इज़ 1 + 1. r की पावर यहाँ पे तो है ही नहीं r वेरिएबल, तो r एज इट इज़ लिख देते हैं. -9 × 3. यहाँ पे p की पावर कुछ भी नहीं है, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे p की कोई भी टर्म नहीं है. q की पावर कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिख देते हैं. यहाँ पे q की पावर 2 है तो 1 + 2, q⁻⁴ 1 + 2. यहाँ पे r की पावर कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिख देते हैं. यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं. सो दैट इज़ r⁻⁴ 1 + 1, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 + 1. ओके, सो 9 × 2 इज़ 18. p⁻⁴ 1 + 2 कितना होता है? 3. q⁻⁴ 1 + 1 कितना होता है? 2. r एज इट इज़. -9 × 3 इज़ 27. p की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 ही लिख देते हैं. 2 + 1 कितना होता है? 3. सो q 1 + 1 कितना होता है? 2. सो r². दैट इज़ योर आंसर. Let's move on to the next part, that is 3/4 a² 2/3 b² + 8ab. तो इसके अंदर हमें क्या करना है? मैंने आपको लास्ट में बोला था कि इसमें जो फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न होते हैं. तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि डिवीज़न है. ओके, तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू फॉलो द सेम रूल. क्या है वो? फर्स्टली मैम गोज़ टू द फर्स्ट स्टूडेंट. बीच में जो भी साइन है, चाहे वो प्लस है चाहे वो माइनस है, वो एज इट इज़ आ जाएगा. देन मैम गोज़ टू द सेकेंड स्टूडेंट. मैम गोज़ टू द सेकेंड स्टूडेंट. द सेम रूल वी आर गोइंग टू फॉलो अगेन. दैट इज़ फर्स्टली मैम गोज़ टू द फर्स्ट स्टूडेंट. तो मैम कौन है? 3/4 a². गोज़ टू द फर्स्ट स्टूडेंट. फर्स्ट स्टूडेंट कौन है? 2/3 b². बीच में जो साइन है वो एज इट इज़ आएगा. उसके बाद दोबारा से मैम गोज़ टू द सेकेंड स्टूडेंट. या आपको एरो लगाने की नीड नहीं है. क्लैरिफिकेशन के लिए आप 1-2 सम्स के अंदर लगा सकते हैं, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड टू पुट एरोज. सेकेंडली मैम गोज़ टू द सेकेंड स्टूडेंट. सेकेंड स्टूडेंट कौन है? 8ab. ओके, सो फर्स्टली हम कांस्टेंट टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं. 3/4 एंड 2/3. 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3. उसके बाद हम क्या करेंगे? लाइक वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे a वेरिएबल है बट यहाँ पे है नहीं है, तो इसे एज इट इज़ लिख देते हैं. यहाँ पे b वेरिएबल है बट यहाँ पे नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसे एज इट इज़ लिख देते हैं. फर्स्टली वी विल मल्टीप्लाई, प्लस का साइन एज इट इज़ आ गया. फर्स्टली वी विल मल्टीप्लाई. अब अगला यहाँ पे वही वाली बात होगी ना, एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो हमने फर्स्ट वर्कशीट में किया था. बिल्कुल सेम.
बीच में प्लस का साइन आ गया, इसे एज इट इज़ लिख दो। दोबारा से हमने वही किया जो हमने वर्कशीट 1 में किया था, फर्स्ट मोनोमियल को सेकंड मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई किया है। उधर हम क्या स्टेप्स फॉलो करते थे? फर्स्टली वी विल मल्टीप्लाई द कांस्टेंट टर्म 3/4 मल्टीप्लाई बाय 8। फिर उसके बाद हम लाइक वेरिएबल्स की मल्टीप्लिकेशन करवाते थे। लाइक वेरिएबल क्या है यहाँ पे? ए स्क्वायर, और ए की पावर कुछ भी नहीं है तो मैंने 1 पुट कर दिया, तो सीधा मैं पावर ऐड कर दूँ, बिकॉज ए स्क्वायर और ए रेज टू द पावर 1 यानी प्रोडक्ट करना है हमने लाइक वेरिएबल्स का, तो पार क्या हो जाएंगी हमारी ऐड। अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो मैं एक बार ऐसे भी लिख देती हूँ, एक स्टेप बढ़ जाएगा और कुछ भी नहीं। बी की यहाँ पे कुछ भी कोई भी वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे है तो मैंने इसे एज इट इज़ लिख दिया। कुछ कैंसिल आउट होता है तो हम कैंसिल कर देते हैं। 3 टाइम्स 1 इज़ 3, तो ये कैंसिल हो गया। 2 टाइम्स 2 इज़ 4, ये भी कैंसिल हो गया। 4 टाइम्स 2 इज़ 8, ये भी कैंसिल हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। न्यूमिनेटर में क्या बचा? 1 1, 1 टाइम्स 1 इज़ 1। डिनोमिनेटर में क्या बचा? 2 and 1, तो 2 टाइम्स 1 इज़ 2। ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज़। यहाँ पे न्यूमिनेटर में क्या है? 3 and 2, तो 3 टाइम्स 2 इज़ 6। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, छोड़ दो इसे। अब मैं मल्टीप्लिकेशन है, पावर ऐड कर दूँ, 2 + 1 3 हो जाएगा, दैट इज़ a क्यूब, और ये आ गया b एज इट इज़। दैट इज़ योर आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आर सेकेंड क्वेश्चन इज़ फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। पहले तो हमें मोनोमियल और बाइनोमियल की प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करनी है। देन इवेल्यूएट व्हेन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1 नेगेटिव ऑफ 1। तो हमने जैसे वर्कशीट 1 में किया था, वी आर गोइंग टू रिपीट द सेम प्रोसेस। तो हमने मोनोमियल को मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई किया था, फिर हमने वेरीफाई किया था कि जो गिवन वैल्यूज़ हैं x और y के, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी जो गिवन वैल्यूज़ हैं उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या इक्वल हैं या नहीं है। यहाँ पे भी वी आर गोइंग टू डू द सेम प्रोसेस। फर्स्टली हम इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, फिर हम इक्वेट कर देंगे कि स्टार्टिंग में हमने प्रोडक्ट कहाँ से शुरू की थी और कहाँ पे लाकर एंड की है। उसके बाद वी विल वेरीफाई द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल और नॉट फॉर द वैल्यूज x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली यहाँ पे हमें दोबारा दिख रहा है कि मोनोमियल बाद में है और जो बाइनोमियल टर्म है वो पहली है। लेकिन हमने जो, वैसे हम कर सकते हैं इसे सॉल्व, लेकिन जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की है उसमें हमें स्टार्टिंग में फर्स्ट ब्रैकेट में एक सिंगल टर्म चाहिए और उसके लिए मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चाहिए, और सेकेंड वाली के अंदर बाइनोमियल। हम ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ भी गलत नहीं होगा कि फर्स्टली वी विल मल्टीप्लाई 7x बाई 3x², हम ऐसे ही कर लेते हैं। तो फर्स्टली मैम अब पीछे बैठी है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, पहले मैम आगे थी अब मैम पीछे है। तो फर्स्टली मैम गोज़ टू द फर्स्ट स्टूडेंट, तो मैम है, मैम को पहले लिख देते हैं, थोड़ी रिस्पेक्ट दे देते हैं अपनी टीचर्स को। फर्स्ट स्टूडेंट कौन है? दैट इज़ 7x। बीच में जो भी साइन है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो प्लस का है चाहे वो माइनस का है, तो फिर हम उसे एज इट इज़ लिख देंगे। देन मैम कौन है? 3xy स्क्वायर गोज़ टू द सेकेंड स्टूडेंट, वो सेकेंड स्टूडेंट के पास चली जाती है। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे हैं तो अब हमें सारे समय ब्रैकेट्स यूज़ करनी है, ये नहीं हम यहाँ पे तो ब्रैकेट्स यूज़ कर लें और यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दें। अगर हमने यहाँ पे ब्रेसेस यूज़ किए तो इधर भी हम ब्रेसेस ही यूज़ करेंगे। सो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? फर्स्टली वी विल मल्टीप्लाई द कॉन्स्टेंट टर्म। 7 टाइम्स 3 इज़ 21, लिख दूँ डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे x की पावर कुछ भी नहीं है, मैं 1 लिख देती हूँ। यहाँ पे भी x की पावर कुछ भी नहीं है, मैं 1 लिख देती हूँ। जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पार्ट्स क्या हो जाती हैं? ऐड। तो x रेज टू द पावर 1 + 1, डायरेक्ट 2 लिख दूँ। यहाँ पे y वेरिएबल है, y², इधर नहीं है, तो फिर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो फिर y² ही आएगा। उसके बाद फिर कांस्टेंट टर्म, दोबारा से एक और सम आ गया कि मोनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन करो। कैसे करेंगे? पहले कांस्टेंट टर्म को दूसरी कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। सो दैट इज़ 3 टाइम्स 9 इज़ 27। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइक वेरिएबल देखेंगे। यहाँ पे तो x है बट यहाँ पे तो x है ही नहीं इस मोनोमियल एक्सप्रेशन में, तो कोई बात नहीं, उसे ऐसे ही लिख दो। इस वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, मोनोमियल एक्सप्रेशन में y² है,
इस वाले भी मोनोमियल में, या हम कह सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वाई स्क्वायर है, तो वाई की पावर वाई रेज टू द पावर 2, वाई रेज टू द पावर 2, तो बेस सेम, प्रोडक्ट में पावर ऐड, 2 + 2 इज़ 4, दैट इज़ आवर आंसर। ये हमारा आंसर है, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोला कि प्रोडक्ट निकाल के ही हमें ख़त्म नहीं कर देना, हमें इवेल्यूएट भी करना है, वेरीफाई करना है कि ये जो हमने वैल्यूज़ निकाली है वो x = 2 एंड y = -1 के लिए वैलिड हैं या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं हमने कहाँ से शुरू किया था। 7x + 9y² × 3xy², और लास्ट हमने कहाँ किया है 21x² प्लस में 27xy⁴। तो ये इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो भी क्या कह रहे हैं, इसे वेरीफाई करो। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं वेरिफिकेशन कर रहे हैं ना हम, तो हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है, एज इट इज़ लिख दें एक बार इसे। अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। वैल्यू क्या है यहाँ पे लिख दो पहले, पुटिंग द वैल्यू। वैल्यूज़ x = 2 एंड y = -1, ठीक है। ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। तो कहाँ किए हैं, अभी करते हैं हम। बिग ब्रेसेस यूज़ कर लिए मैंने, क्योंकि यहाँ पे अंदर स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ होने वाली हैं। तो 7, x की वैल्यू क्या है 2 प्लस एज इट इज़ 9 एज इट इज़, y की वैल्यू क्या है -1 स्क्वायर, बिग ब्रैकेट्स क्लोज। दोबारा से बिग ब्रेसेस, 3x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू क्या है -1 का स्क्वायर, ओके। तो 7 × 2 इज़ 14, नेगेटिव का स्क्वायर कल भी हमने किया था। अगर -1 की पावर इवन होती है, ये हमने कैसे किया था, फर्स्ट टाइम माइनस, सेकेंड टाइम माइनस, तो वो क्या बन जाता है पॉजिटिव। तो दैट इज़ पॉजिटिव। तो 9 × 1 इज़ 9। दोबारा से वही चीज़ कि अगर नेगेटिव की इवन पावर है तो पॉजिटिव ही आने वाला है। तो 3 × 2 इज़ 6, तो 14 + 9 इज़ 23, 23 × 6 इज़ 138। अब हम राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या कहता है 21x² प्लस 27xy⁴। तो यहाँ पे भी हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू क्या है -1, 27 एज इट इज़। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x 2, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y 1। तो यहाँ पे दोबारा से वही वाली बात हो गई कि नेगेटिव की इवन पावर है, कितनी बार मर्जी इवन पावर कर लो, कितनी बड़ी इवन पावर कर लो, तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आने वाला, तो ये नेग्लिजिबल है। 2² 4 होता है, 4 × 21 इज़ 84। यहाँ पे भी सेम हो गया। 27 × 2 इज़ 54। तो हमारा आंसर क्या आ गया 138। तो हमें क्या दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल, हिंस आवर रिजल्ट इज़ वेरीफाइड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप दूसरा क्वेश्चन करोगे तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, दोबारा से वही प्रोडक्ट निकालनी है। फर्स्टली मैम गोज़ टू द फर्स्ट स्टूडेंट, देन मैम गोज़ टू द सेकेंड स्टूडेंट, ओके। तो हम करें फर्स्टली मैम गोज़ टू द फर्स्ट स्टूडेंट। तो ये क्या है कि फर्स्टली मैम गोज़ टू द फर्स्ट स्टूडेंट, 11x एज इट इज़, मैम गोज़ टू द फर्स्ट स्टूडेंट। बीच में जो भी साइन है वो एज इट इज़, आपको ये नीचे लाइंस नहीं लगानी है, अदरवाइज़ कन्फ्यूज़न हो जाएगी बाद में। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि यहाँ पे माइनस का साइन, तो मैं इसे डार्क कर देती हूँ, उसे हम नेग्लिजिबल समझ लेते हैं। देन मैम गोज़ टू द, मैम क्योंकि नेगेटिव साइन है ना इसलिए मैंने ब्रैकेट्स भी यूज़ कर ली। मैम गोज़ टू द सेकेंड स्टूडेंट, 3/11 यहाँ पे मुझे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ लगाया। अगर मैं यहाँ नहीं लगाती तो इधर लगाने की कोई भी नीड नहीं थी। 3/11 x² y³, ओके। तो वी विल
डूइंग द सेम, वी आर गोइंग टू रिपीट द सेम प्रोसेस. क्या है वो? फर्स्टली वी विल मल्टीप्लाई द कॉन्स्टेंट टर्म. 11 टाइम्स 2 इज़ 22. पहले नेगेटिव पॉजिटिव देख लेते हैं. एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, मतलब एक कह रहा है हमें लेफ्ट हैंड साइड में जाना है, नेगेटिविटी की तरफ जाना है, एक कह रहा है पॉजिटिविटी की. तो एक डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाएंगे तो रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा, दोनों की पार्ट्स घटने ही वाली है. तो रिजल्ट आ गया नेगेटिव. सो 11 टाइम्स 2 इज़ 22. एक्स वेरिएबल है यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं, एज इट इज़ लिख दो. यहाँ पे वाई वेरिएबल है, इधर नहीं है, तो किसकी प्रोडक्ट करेंगे? इसे एज इट इज़ लिख दो, वाई रेज़ टू द पावर 5. ठीक है. अब पहले इन दोनों में देखो कौन सा साइन आने वाला है. एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, मतलब एक कह रहा है कि मैं इधर जाऊँगा, एक कह रहा है मैं उधर जाऊँगा, तो दोनों की पार्ट्स ख़त्म ही होने वाली है. ठीक है, कुछ भी नहीं बनने वाला, कुछ भी रिजल्ट नहीं आने वाला जब तक हम साथ में मिलकर एक काम नहीं करेंगे. रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा. तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो रिजल्ट आ गया नेगेटिव. लेकिन उससे पहले भी तो नेगेटिविटी है, तो एक नेगेटिव और दूसरा नेगेटिव मिलकर क्या बन गए? पॉजिटिव. तो दोबारा से कांस्टेंट टर्म्स की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे मैं करके दिखा देती हूँ. 3 मल्टीप्लाई बाय 11. यहाँ पे x की टर्म x रेज़ टू द पावर 1, यहाँ पे x रेज़ टू द पावर 2, तो पार्ट्स क्या हो जाएंगी? ऐड 1 + 2, 1 + 2. और y की यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है, सो y रेज़ टू द पावर 3 एज इट इज़. दोबारा से लिख देते हैं. -22x y², सॉरी y रेज़ टू द पावर 5, 11 से 11 कैंसिल, प्लस 3x, 1 + 2 इज़ 3, y रेज़ टू द पावर 3. तो ये हमारा प्रोडक्ट आ गया. अब हमें क्या करना है? वेरिफिकेशन करनी है. वेरिफिकेशन करने से पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या है. तो हम लिख देते हैं. सबसे पहले हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? 11x 2y रेज़ टू द पावर 5 -3/11 x² y³ इज इक्वल टू, लास्ट में हम कहाँ पहुँचे हैं? -22x y रेज़ टू द पावर 5 + 3x³ y³. ओके, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई. अब मुझे वेरीफाई करना है, तो हम लिख देते हैं वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन हमें करनी है. लेफ्ट हैंड साइड हम उठा लेते हैं, वो क्या है? 11x 2y रेज़ टू द पावर 5, 3/11 x³ y³. दोबारा से हमें वैल्यूज़ पुट करनी है. x = 2 एंड y = -1. तो लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यूज़ x = 2 एंड y = -1. ठीक है, तो यहाँ पे पुट करो 11 x की जगह पे 2. इसको हम एक बिग ब्रेसेस में ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो. फिर 2 एज इट इज़. y की वैल्यू क्या है? -1 -3/11. 2 की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू क्या है? 2, सो 2². y की वैल्यू क्या है? -1, सो -1³. ओके, तो पहले एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों अलग अलग दिशा में चल रहे हैं, तो हम किसी की भी नहीं सुन सकते. हमारा रिज़ल्ट कुछ भी नहीं आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है हमारा रिज़ल्ट. तो हम नेगेटिव लिख देते हैं. सो दैट इज़ नेगेटिव. 11 टाइम्स 2 इज़ 22. नेगेटिव की अगर ओड पार होती है, अगर इवन पार होती है तो हमेशा रिज़ल्ट क्या आता है? पॉजिटिव. लेकिन अगर ओड पार होती है तो रिज़ल्ट क्या आता है? नेगेटिव. ये हमने कैसे लर्न किया था कि एक फर्स्ट टाइम नेगेटिव, सेकेंड टाइम नेगेटिव, थर्ड टाइम नेगेटिव, फोर्थ टाइम नेगेटिव, फिफ्थ टाइम नेगेटिव. तो रिज़ल्ट क्या आ गया? नेगेटिव. तो यहाँ पे मैंने इसके आगे लगा दिया -1. ठीक है, माइनस. अब यहाँ पे भी दोबारा से नेगेटिव की पार क्या है? ओड. तो ओड है तो रिज़ल्ट क्या आने वाला है? नेगेटिव. दोबारा देख लेते हैं कैसे. फर्स्ट नेगेटिव, सेकेंड नेगेटिव, पॉजिटिव बना दिया, थर्ड नेगेटिव, लास्ट में क्या बचा? नेगेटिव. तो हम यहाँ पे रिज़ल्ट क्या आने वाला है? -1. तो दोबारा से आगे भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर क्या बनने वाले हैं? प्लस. ठीक है, सो दैट इज़ 3/11. 2² इज़ 4. -22 -2. सिर्फ न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है. 3 टाइम्स 4 इज़ 12 डिवाइडेड बाय 11. ठीक है, तो हम इसे कैसे करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, कोई बात नहीं. एलसीएम क्या आ गया? 11. यहाँ पे हम 1 सोच लेते हैं.
ठीक है। तो 11 डिवाइडेड बाय 1 कितना होगा 11। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो 11 को जब मैंने 1 से डिवाइड किया आंसर क्या आया 11। तो न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव ऑफ 22। 11 टाइम्स 2 इज़ 22, नेगेटिव का साइन एज इट इज़, प्लस में 11 डिवाइडेड बाय 11 इज़ 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 12 इज़ 12। तो क्या आ गया है 22 एज इट इज़। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक कह रहा है कि उल्टी दिशा मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जाओ जहाँ नेगेटिविटी है, एक कह रहा है राइट हैंड साइड में जाओ। तो रिजल्ट क्या आने वाला है नेगेटिव। तो हम क्या निकालेंगे, मतलब डिफरेंस। तो 22 माइनस 12 कितना हो जाएगा 10। लेकिन बड़ा नंबर कौन सा है, जो बड़ा होता है उसको ज़्यादा सम्मान देते हैं ना। अगर बड़ा कहेगा कि नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है तो हमें नेगेटिव डायरेक्शन में ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन ही आएगा। यहाँ पे एक बार दोबारा बता देती हूँ, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो रिजल्ट तो आने वाला है नेगेटिव, क्योंकि एक दूसरी डायरेक्ट, एक लेफ्ट साइड जा रहा है नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है और एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। तो रिजल्ट तो आने वाला है हमारा नेगेटिव। तो इसलिए हमने निकाला इन दोनों का डिफरेंस। 22 माइनस 12 इज 10। लेकिन हम बड़े की सुनते हैं, बड़ा कौन है 22। तो 22 क्या कह रहा है कि नेगेटिविटी की तरफ चलो, तो हम कहाँ चलेगी नेगेटिविटी की तरफ। ठीक है, डिवाइडेड बाय 11। तो प्लस माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस बन जाएगा 11, इसको प्लस बना दो। 11 टाइम्स 2 इज़ 22, 2 टाइम्स 10 इज़, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल करते हैं ना, ये न्यूमिनेटर है ये डिनोमिनेटर है, इसको मैंने कैंसिल कर दिया। 11 टाइम्स 1 इज़ 11 एंड 11 टाइम्स 2 इज़ 22। तो 2 टाइम्स 10, अब न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2 टाइम्स 10 इज़ 20, दैट इज़ द आंसर। अब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड क्या कहता है हमारा, राइट हैंड साइड कहता है -22xy रेज टू द पावर 5 प्लस 3x रेज टू द पावर 3 y क्यूब। ठीक है, ये था ना हमारा। तो -22 एज इट इज़, x की वैल्यू 2, 1, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1। दोबारा से यहाँ पे भी माइनस की पावर ऑड है, यहाँ पे भी माइनस की पावर ऑड है, तो हमारा रिजल्ट तो आने वाला है नेगेटिव। ये तो डेफिनेटली है। तो ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव मिलकर क्या बन जाते हैं, एक नेगेटिव दूसरा नेगेटिव, दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं पॉजिटिव। तो रिजल्ट आ गया पॉजिटिव। 22 टाइम्स 2 इज़ 44। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, एक कह रहा है पॉजिटिव एक कह रहा है मल्टीप्लीकेशन में तो नेगेटिव ही आता है भाई। तो 2 रेज टू द पावर 3 इज़ 8, 8 टाइम्स 3 इज़ 24। तो एक कह रहा है पॉजिटिविटी की तरफ चलो, एक कह रहा है नेगेटिविटी की तरफ चलो। तो हमारा रिजल्ट हम कैसे निकालेंगे, रिजल्ट डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि नेगेटिव हो गया ना। तो 44 माइनस 24 इज़ 20। और बड़े के आगे, क्योंकि बड़े की सुनिए, बड़ा कह रहा है पॉजिटिविटी की तरफ जाओ, तो हम भी पॉजिटिविटी की तरफ ही जाएंगे। तो हमने क्या देखा, हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी आया 20 और राइट हैंड साइड भी आया 20। तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हिंस वेरीफाइड। तो ये वेरीफाइड हो गया है। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे भी हमें सेम प्रोसेस को रिपीट करना है, बस थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न किस चीज़ में है हमें, कि हमें डेसिमल की प्रोडक्ट कैसे निकालनी है। हमने वर्कशीट 1 में भी की थी, पहले भी बहुत बार किया है, यहाँ पे भी हम कर लेंगे। सो इट इज़ वेरी इजी, नो नीड टू टेक स्ट्रेस। सो दोबारा से वी आर गोइंग टू यूज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वो क्या कहती है, फर्स्टली मैम गोज़ टू द फर्स्ट स्टूडेंट। सो 0.5x मल्टीप्लाई बाई 2x स्क्र वाई स्क्र। बीच में जो कुछ भी पढ़ा है वो एज इट इज़ पढ़ा रहेगा, मैडम कुछ भी हिलाते हुए चलती नहीं है, मैडम स्ट्रेट चलती है। ओके, सो दैट इज देन मैम गोज़ टू द सेकेंड स्टूडेंट। मैम की कौन है 0.5x, गोज़ टू द सेकेंड स्टूडेंट। सेकेंड स्टूडेंट कौन है 1.5xy क्यूब। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्टली वी विल मल्टीप्लाई द कांस्टेंट टर्म। इस कांस्टेंट टर्म को हम कैसे लिखेंगे, 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.5 को 5 डिवाइडेड बाय, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 1, तो फिर मैंने एक 0 लगा दी, मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट टर्म। ठीक है, दैट इज़ मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, 1 + 2 हो जाएगा।
वाई की कोई वाई वेरिएबल नहीं है, इस मोनोमियल में है वाई वेरिएबल, उसे एज इट इज़ लिख दो। दोबारा से 0.5 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 5/10, क्योंकि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1, तो एक ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1.5 को कैसे लिख सकती हूँ, 15 पहले तो एज इट इज़, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो एक ही ज़ीरो आएगा। ओके, x की पावर 1, यहाँ पे भी x की पावर 1, सो 1 + 1। यहाँ पे y की कोई y वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे है, तो वी विल पुट इट एज इट इज़। कुछ कैंसिल होता है तो हम कैंसिल कर देंगे। 5 × 2 = 10 एंड 2 × 1 = 2, तो ये ख़त्म हो गया। 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10। तो यहाँ पे 1 ही बचा है, ऊपर न्यूमिनेटर भी 1, डिनोमिनेटर पे भी 1, तो इसे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 + 2 = 3, सो x³ y² प्लस में न्यूमिनेटर में क्या बचा है, 1 और 3, तो 1 × 3 = 3। डिनोमिनेटर में क्या बचा है, 2 and 2, 2 × 2 = 4। 1 + 1 = 2, सो x⁻², y³। ओके, सो दैट इज़ द आंसर। दोबारा से वेरिफिकेशन करनी है, कर लेंगे। पहले हम लिख देते हैं हमारे पास स्टार्टिंग में क्या था, हमारे पास स्टार्टिंग में था 0.5x 2x² y² प्लस 1.5x y³ और हमने रिजल्ट क्या निकाला था प्रोडक्ट का, x³ y² प्लस 3/4x² y³। अब हमें वेरिफिकेशन करनी है, कर देते हैं। यहाँ हम इवेल्यूएशन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में इवेल्यूएशन लिखा हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, 0.5x 2x² y² प्लस 1.5x y³। ठीक है, x की वैल्यू क्या पुट करनी है हमने, 2, सो 0.5 x की वैल्यू क्या पुट कर दी हमने, 2। बिग ब्रेसेस 2 एज इट इज़, x की वैल्यू 2, सो 2², y की वैल्यू -1 y², 1.5 एज इट इज़, x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है -1³ ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 1.0, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखो, 0.5 × 2, या हम इसे ऐसे भी मल्टीप्लाई कर दे सकते हैं। 5 को मैं कैसे इसको 0.5 को कैसे लिख सकती हूँ, 5/10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, ×2 जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करेंगे, तो रिजल्ट 1 ही आने वाला है। तो इसको हम 1 लिख देते हैं, या नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लिख देते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए। सो 2 × 2 = 4, 4 टाइम्स कर लो इसे सॉल्व, 2² = 4। नेगेटिव की पावर जब इवन होती है तो फिर रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव। प्लस में यहाँ पे अभी हमें वैसे ही मल्टीप्लाई करनी है, तो हम करके देख लेते हैं। 1.5 × 2, तो 1.5 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 15/10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है। 2 5s are 10 एंड 5 टाइम्स 3, तो आंसर आ गया 3। नेगेटिव की अगर ओड पार है तो आंसर क्या आने वाला है, नेगेटिव। सो दैट इज़ 1। 2 × 4 = 8, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन क्या आने वाले हैं, नेगेटिव। 3 एज इट इज़, तो रिजल्ट आ गया हमारा 5। ब्रेसेस सेम लगानी है हमें। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या कहती है, x³ y² प्लस 3/4x² y³। तो x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू क्या है -1। 3/4 एज इट इज़, x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है -1। 2³ = 8, नेगेटिव की इवन पार क्या आती है, पॉजिटिव। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3/4, 2² = 4, नेगेटिव की पार क्या आती है, नेगेटिव। सो 4 से 4 कैंसिल, 8, पॉजिटिव और नेगेटिव की मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव। 3 बच गया, वो एज इट इज़। 8 - 3 = 5, तो रिजल्ट आ गया इक्वल, तो हिंस इट इज़ वेरीफाई। तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज़ फाइंड द प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। 8s²
मल्टीप्लाई बाय टी स्क्र माइनस 2st। यहाँ पे मोनोमियल टर्म क्या है 8s², क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एल्जेब्रिक एक ही टर्म है। और बाइनोमियल टर्म कौन सी है टी स्क्र माइनस 2st, क्योंकि इसके अंदर 2 टर्म्स हैं। ओके, वेरीफाई द रिजल्ट, फिर उसके बाद वेरीफाई करना है, बिल्कुल लास्ट सम की तरह है। सो फर्स्टली वी विल फाइंड द प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। फर्स्टली मैम गोज टू द फर्स्ट स्टूडेंट, सो 8s² मल्टीप्लाई बाय टी स्क्र, नेगेटिव एज इट इज़, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। फिर मैम गोज टू द, यहाँ पे एस सेम बना देते हैं, मैम गोज टू द सेकेंड स्टूडेंट, सो दैट इज 2st। यहाँ पे भी है एस, हर जगह सेम बनाना। ओके, तो क्या है, पहले हम क्या करेंगे, फर्स्टली वी विल मल्टीप्लाई द कांस्टेंट टर्म। 8 टाइम्स कुछ भी नहीं है तो मतलब 1, 8 टाइम्स 1 इज़ 1। s² वेरिएबल है, यहाँ पे नहीं है तो s² एज इट इज़। टी स्क्र यहाँ है, यहाँ नहीं है तो टी स्क्र एज इट इज़, नेगेटिव एज इट इज़। 8 टाइम्स 2 इज 16 होता है, फिर भी हमने लिख दिया s की पावर यहाँ पे है 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मैंने 1 मान लिया। सो 2 + 1 t, सो 8s² टी स्क्र माइनस 8 टाइम्स 2 इज 16, s 2 + 1 इज 3, सो दैट इज t। ठीक है, तो हमारी प्रोडक्ट आ गई, लिख देते हैं हम एक बार इसके सामने। 8s² टी स्क्र माइनस 2st इज इक्वल टू 8s² टी स्क्र माइनस 16s³ t। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल पुट कर दिया हमने, इक्वेशन मान ली। अब इसने क्या बोला है, वेरीफाई करो। कोई बात नहीं, हम कर देते हैं। वेरीफाइंग द रिजल्ट, किसके लिए रिजल्ट कर रहे हैं हम वेरीफाई, फॉर s इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू 5। पिछली क्वेश्चन में मैंने सिर्फ वेरिफिकेशन लिखवाया था, एक क्वेश्चन में मैंने लिखवाया था पुटिंग द वैल्यूज दिस, तो पुटिंग द वैल्यू ज़रूर लिखना है, वेरिफिकेशन लिखो या वेरीफाइंग द रिजल्ट, अब ये एक ही लाइन में मर्ज हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले की तरह वेरिफिकेशन लिखने के बाद फिर नीचे लिख दो पुटिंग द वैल्यूज s इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू 5। तो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे पहले हम। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 8s² टी स्क्र माइनस 2st। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ, s की वैल्यू क्या है 1, बिग ब्रेसेस यूज़ कर ली। t की वैल्यू क्या है 5 माइनस 2, s की वैल्यू क्या है 1, t की वैल्यू क्या है 5। सो 1² इज़ 1, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 5² इज़ 25, 2 टाइम्स 5 इज़ 10, तो ये क्या हो गया 8, 25 माइनस 10 इज़ 15, तो आंसर क्या आ गया 15 टाइम्स 8 इज़ 120। अब हम राइट हैंड साइड की बात करें, 8s² टी स्क्र माइनस 16s³ t इज इक्वल टू, s की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, t की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, माइनस 16, s की वैल्यू 1, t की वैल्यू 5। सो 8 1 5² इज 25, 16, 1 cube is 1, 5. 8 times 25 is 200 and 16 times 5 is 80, and this subtraction, the difference is 120. So we can see that the left hand side is equal to right hand side, hence proved.